तो हम एक तरह से देखें तो सेल के बारे के अंदर, तो सेल एक डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। दूसरी चीज इसका कंस्ट्रक्शन बताया हुआ है कि इसके दो इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं अलग अलग पदार्थ के बने हुए होते हैं। जब ये विद्युत रास जो इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्य होता है उससे क्रिया करता है, तब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। एक पे उच्च विभव उत्पन्न होगा और एक पर निम्न विभव, जिसके कारण इसको एक बंद परिपथ से जोड़ने पर यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। सेल के प्रकार, टाइप ऑफ सेल्स। तो सेल यहाँ पर आपके जनरली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल, और दूसरा है आपका सेकेंडरी सेल या द्वितीय सेल। प्राइमरी सेल जनरली रिचार्जेबल नहीं होते हैं, ये एक बार यूज होने के बाद इनका उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए इनको वेस्ट डिस्पोज किया जाता है। जबकि सेकेंडरी सेल जो होते हैं आपके या द्वितीयक सेल होते हैं वो वापस रिचार्जेबल होते हैं। तो इस आधार पे हमने इनको दो भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहले प्राथमिक सेल में यहाँ यही लाइन लिखी हुई है कि इन्हें वापस चार्ज नहीं किया, पूर्ण आवेशित नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो प्राथमिक सेल कहलाएगी आपके। अब आपके प्राथमिक सेल भी कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रकार यहाँ पर आपको दिखाए हुए हैं। जैसे वोल्टेक सेल, ये प्राथमिक सेल के प्रकार है। ड्राई सेल, एल्केलाइन सेल, क्षारीय सेल, मरकरी सेल या पारा सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल और लिथियम सेल। तो ये सारे आपके 6 प्रकार यहाँ दिए हुए हैं जो सेल के, प्राथमिक सेल के जो होते हैं प्रकार दिए हुए हैं। इसमें से हम एक दो सेल के बारे में पढ़ेंगे, सारे सेलों के बारे में आपके कोर्स में नहीं है तो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वोल्टेक सेल, जो कि बेसिक सेल है आपका, इसके अंदर आप पूरे सेल की संरचना को और इसकी वर्किंग को समझ जाओगे और उसमें होने वाले दोषों को भी इसमें आप समझ जाओगे। जो सबसे पहले सेल बनाया गया था वो वोल्टिक सेल ही था, जो लेबोरेटरी में बनाया गया था। फिर इसी के आधार पे हमने कई प्रकार के सेल्स बनाए, जिसे आपने ऊपर पढ़े, मरकरी हो गया आपका, क्षारीय सेल हो गया, ट्राई सेल हो गया, वो सारे इसी के आधार पे बने हुए हैं। तो वोल्टेक सेल बेसिक है, तो इसी को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। 1800 के अंदर सब प्रथम वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की थी। वोल्टा द्वारा बनाए गए सेल को वोल्टिक सेल कहते हैं। तो इस सेल का नाम मेनली इसके वैज्ञानिक के नाम पर ही रखा गया है। इसमें कांच के पात्र में तनुगंधक का अम्ल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तथा तांबे की छड़ एनोड और जस्ते की छड़ को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको इसकी संरचना दिखाई हुई है कि एक ये कांच का पात्र है, कंटेनर है, जिसको हम वोल्टेक वोल्टामीटर बोलते हैं। मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि जो पात्र जिसके अंदर रासायनिक क्रिया हो रही है वो वोल्टामीटर कहलाती है। तो ये जो पात्र है कांच का, ये वोल्टामीटर है। और इसके अंदर हमने तनु गंधक अम्ल यानी H2SO4 का, जो सल्फ्यूरिक एसिड भी कहलाता है आपका, एक तरह से एसिड है, बहुत ही तेज होता है। तो इसकी हैंडलिंग में आपको ध्यान रखना है कि ये आपके हाथों को नुकसान पहुंचा सकता है या आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये एक तरह से एसिड होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर भरा हुआ है, और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड, एक जिंक की इलेक्ट्रोड है, जिंक पदार्थ की बनाई हुई, और एक आपकी कॉपर पदार्थ की बनाई हुई इलेक्ट्रोड है। इन दोनों का कनेक्शन ऊपर आपने एक एक्सटर्नल शरीर या बाहरी परिपथ के अंदर किया हुआ है, जिसके अंदर हम मैंने एक लैंप जोड़कर इसको बंद परिपथ बनाया है। तो जैसे ही इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाह, इसके अंदर रासायनिक क्रिया होगी, तो यहाँ पर आपके विद्युत रासायनिक एनर्जी को, जो ये सेल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, यानी ईएमएफ में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पर एक पर हाई वोल्टेज और एक पर लो वोल्टेज पैदा होगा, जिससे परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो ये वोल्टेज सेल की संरचना थी।
अब इसकी रासायनिक क्रिया, इसके अंदर क्या रासायनिक क्रिया होती है, देखिए इसमें इलेक्ट्रोलाइट में हाइड्रोजन के आयन जो धनायन उपस्थित होते हैं वास्तव में ठोस लवण को जल आदि विलायक में घोलते हैं तो उसके धन तथा ऋण आयन पृथक हो जाते हैं। यानी इलेक्ट्रोलाइट जब भी आप पानी के अंदर घोलते हो उसके अंदर यहाँ पर जो आपका विद्युत अपघट्य है वो अपने दो भागों में बढ़ता है, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है आपको। H2SO4 जो था आपका गंधक का अम्ल या आप बोलते हो सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका फॉर्मूला है यहाँ पर। इसको जैसे ही आप पानी के अंदर घोलते हो तो ये अपने दो घटकों के अंदर बढ़ जाता है। तो 2H एक फर्स्ट घटक है इसमें और SO4 जो है वो सेकंड इसका घटक है। ये दोनों घटकों में बढ़ गया अपने। और इसके बाद ये एनोड और कैथोड की ओर अपनी और चलना स्टार्ट करेगा। तो एनोड तथा कैथोड को लोड से संयुक्त कर देने पर सेल में निम्न क्रिया होगी। इसमें कैथोड पे कौन सी क्रिया हो रही है जहां पर बता रहे हैं, जैसे कैथोड के रूप में आपने जिंक की इलेक्ट्रोड यूज किया था, तो इसके ऊपर जो आपका SO4 है वो आकर्षित होगा और यहां से इन दोनों से क्रिया कर कर क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट यहाँ पर बनाएगा। और एनोड के ऊपर आपका यहाँ पर कॉपर था, तो कॉपर के ऊपर यहाँ पर हाइड जो आपका 2H यहाँ पर हाइड्रोजन गैस होती है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन से संयोजित होकर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनाता है, जो कि एनोड है। एनोड जो कि आपकी क्या है, यहाँ पर कॉपर का बना हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से कैथोड के ऊपर तो जिंक सल्फेट बनता है और एनोड के ऊपर H2 यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ बनती है। तो रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और कौन से इलेक्ट्रोड पे होगी, एनोड के ऊपर होगी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस किस इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होती है। तो यहाँ से आपको इसमें ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन गैस आपकी पॉजिटिव या एनोड के ऊपर मुक्त होती है। विद्युत धारा का प्रवाह सेल के अंदर जस्ते की छड़ से तांबे की ओर तथा सेल के बाहर तांबे की छड़ से जस्ते की ओर होता है। अब देखिए इसके अंदर विद्युत धारा का भी बताया हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आपकी विद्युत धारा का प्रवाह है वो जस्ते से तांबे की ओर है, जबकि बाहरी परिपथ में ये हमेशा किधर होगी, एनोड से कैथोड। एनोड का मतलब तांबा की छड़ से जिंक की जस्ते की छड़ की ओर होगी। तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखना है, इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर विद्युत धारा हमेशा विपरीत प्रवाहित होगी बाहरी सर्किट से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दोष एवं निवारण। इसमें क्या क्या दोष होते हैं, वो पहला है इसमें स्थानीय क्रिया या लोकल एक्शन डिफेक्ट। ये इसका एक डिफेक्टिव नाम है उसका। इस डिफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जस्ता एक ऐसी धातु है जिसमें सामान्यतः कई प्रकार की अशुद्धियां मिली हुई होती है, जैसा कि लोहा, कार्बन और सीसा। ठीक है, तो जो आपकी जस्ते की छड़ी हुई है प्योरी बिल्कुल प्योर नहीं होती है, यहाँ पर इसमें कई अशुद्धियां होती है और इन अशुद्धियों के कारण कार्बन सेल में उपस्थित अपघट्य तथा जस्ते के साथ मिलकर छोटे छोटे सेल बनाते हैं। इन छोटे छोटे सेल से होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह के कारण रासायनिक ऊर्जा व्यर्थ होती है और सेल में ये दोष स्थानीय क्रिया दोष कहलाता है। देखिए इसके अंदर क्या बताया हुआ है कि आपका जैसे ये जस्ते की छड़ है, मैं पीछे चला रहा हूं एक बार डायग्राम के ऊपर। यहाँ पर आपकी जिंक की या जस्ते की छड़ है, ये प्योर नहीं होती है, इसके अंदर अशुद्धियां होती है। जैसे यहाँ पर ये रेड रेड में यहाँ पर अशुद्धियां बना देता हूँ और ये अशुद्धियां आपकी लोहे की होगी, है ना, या अन्य धातु की होगी। तो जैसे ही ये अशुद्धियां इसके अंदर है तो यहाँ पर एक पदार्थ तो जस्ता हो गया, दूसरा यहाँ पर लोहा हो गया।
तो 2 इलेक्ट्रोड एक तरह से हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर रासायनिक अपघट्य भी अवेलेबल है। तो ये दोनों मिलकर एक तरह से आपके खुद एक सेल की तरह व्यवहार करेंगे, और इस सेल के व्यवहार के कारण ये क्या होगा, रासायनिक क्रिया करता रहेगा। रासायनिक क्रिया करता रहेगा तो यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो परा उसका जो सामर्थ्य है वो धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, क्योंकि हम यूज नहीं कर रहे हैं तब भी ये सेल अंदर बने हुए हैं, और उसके अंदर लोकल करंट्स यहाँ पर सर्कुलेटिंग करंट्स यहाँ प्रवाहित हो रही है इन छड़ों के अंदर। भले हम यूज नहीं कर रहे हैं मगर ये परिपथ बंद हो रहा, एक तरह से क्लोज सर्किट की बन जाएगा अंदर के अंदर ही, और यहाँ पर आपकी ये बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी ऑटोमेटिक, जबकि आपने बाहरी सर्किट में ओपन रखा हुआ है। तो इस तरह की दोष को हम बोलते हैं लोकल डिफेक्ट्स, आपके स्थानिक क्रिया दोष कहते हैं। वापस आ जाते हैं उस पे। अब इसका निवारण, किस तरह से इसका निवारण किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए जैसे कि छड़ पारे की परत चढ़ा दी जाती है, ये परत केवल जस्ते को ही गंधक के अम्ल से संपर्क आने देती है, इस प्रकार से ये दोष दूर हो जाता है। यानी इसमें क्या कर दिया आपने, जो जस्ते की छड़ है उसमें पारा लगा दिया, तो इसके अंदर क्या होता है, पारा जो होता है अन्य जितनी भी अशुद्धियां हैं आपकी लोहा या कार्बन या शीशे की, उनसे क्रिया कर कर उस मटेरियल को अपघट्य से कांटेक्ट होने से रोक देता है, और केवल जस्ते को ही आपके अपघट्य से कांटेक्ट होने देता है, जिससे ये छोटे छोटे जो सेल बन रहे हैं वो नहीं बनेंगे, और ये नहीं बनेंगे तो ये दोष उत्पन्न इसके अंदर नहीं होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका पोलराइजेशन या ध्रुवाच्छादन दोष। ये दूसरा दोष है जो आपके सेलों के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर देखते हैं हम, रासायनिक क्रिया के कारण इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले के रूप में मुक्त होते हैं। ये मैंने अभी जस्ट इससे पहले पढ़ा था आपके, जो रासायनिक क्रिया के अंदर मैंने बताया था, यहाँ पर जो एनोड होगा उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो बस ये इसी के कारण ये दोष उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर, इसी के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये जो बुलबुले होते हैं, हाइड्रोजन जो होते हैं, ये आपकी तांबे की यानी पॉजिटिव जो एनोड है उसके चारों तरफ एकत्रित हो जाएंगे, और ये एक अचालक परत बना लेंगे, है ना। तो इस अचालक परत बनने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट से इसका कांटेक्ट हट जाएगा और सेल काम करना बंद कर देगा। अब ये तो हो गया दोष। अब इसका निवारण क्या है, देखिए। इस दोष को दूर करने के लिए हम एनोड के चारों ओर एक सारंध पात्र, सारंध पात्र से मतलब है यहाँ पर एक छिद्र युक्त, यानी एक ऐसा पात्र जिसके अंदर बहुत सारे छेद हो, उसके अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण रखा जाता है, और मैग्नीज डाइऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से क्रिया कर जल बना देता है। तो यहाँ पर ये क्या करना होता है, हमारे एनोड जो होता है उसके चारों तरफ हमें क्या करना है, एक सारंध पात्र रखना है जिसके अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण भर देना है, और एनोड पर इसको लगा देना है। तो इससे मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या करेगा, हाइड्रोजन के जो यहाँ पर गैस बन रही है उससे क्रिया करके यहाँ पर जल बनाए यानी पानी बनाएगा, और इससे ये हाइड्रोजन जो गैस है यहाँ से हट जाएगी, और ये जो गैस यहाँ पर जल के साथ मैग्नीज पेरोक्साइड बनाता है, जो वायु में ऑक्सीजन ग्रहण करके पुनः मैग्नीज डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस क्रिया से जल बन रहा है। अब इस क्रिया में जो जल के साथ मैग्नीज पेरोक्साइड बनता है, यानी इस क्रिया से जो आपका यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड जो क्रिया कर रहा है वो मैग्नीज पेरोक्साइड बना रहा है, और मैग्नीज पेरोक्साइड वापस वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके क्या कर रहा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इससे मैग्नीज डाइऑक्साइड की कमी नहीं आ रही है यहाँ पर, रेगुलर यहाँ पर ये मैग्नीज डाइपेरोक्साइड में भी कन्वर्ट हो रहा है, और उसके साथ ही वापस ये वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से वहां जो हाइड्रोजन गैस है वो हम
इस विधि द्वारा हटा सकते हैं। और ये जैसे ही आपकी ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन की गैस हट जाएगी, वैसे ही आपके वापस सेल कार्य करना स्टार्ट कर देगा। रामलाल जस्सावत, ये आप जो एरो बना रहे हो ये बंद कर दो, आपको स्क्रीन पे कुछ भी नहीं चलाना है। ठीक है, अब इसी की रासायनिक क्रिया यहाँ पर दी हुई देखिए, 2MnO2, ये मैग्नीज हाइड्रोक्साइड है आपका, जो कि आपके हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है। और यहाँ पर देखिए मैग्नीज पेरोक्साइड बना रहा है और जल बना रहा है। ठीक है, और ये मैग्नीज पेरोक्साइड वापस वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण कर कर वापस मैग्नीज डाइऑक्साइड आपका यहाँ पर वापस बना रहा है। ठीक है, तो वापस जहां से स्टार्ट हुए थे वापस वो का वही बन रहा है यहाँ पर, तो इसकी कमी नहीं आएगी। अब इसके उपयोग, वोल्टेज सेल का उपयोग कहाँ करते हैं हम? देखिए वोल्टेज सेल का जो विद्युत वाहक बल है 1.08 वोल्ट होता है। इस सेल का उपयोग स्थिर वोल्टेज एवं धारा प्रदान करने वाले विद्युत उपकरणों में किया जाता है, जैसे कि टीवी रिमोट, कार, बैटरी, इन्वर्टर इत्यादि में आप इसका उपयोग करते हो। नेक्स्ट है आपका ड्राई सेल। यहाँ पर ड्राई सेल की संरचना दिखाई हुई है आपको। तो ड्राई सेल के अंदर यहाँ पर एक पात्र होता है जो कि जस्ते का बना होता है। बाहरी आवरण जो होता है इसके अंदर वो जस्ते का आवरण होगा, जो कि इसमें आपके एक इलेक्ट्रोड का कार्य करेगा। और इसमें एक धनात्मक टर्मिनल होता है जो कि कार्बन छड़ का बना हुआ होता है। ये बीच में आप देख रहे होंगे यहाँ पर कार्बन छड़ डली हुई है, ये धनात्मक टर्मिनल का काम कर रहा है। इसके ऊपर आपकी टीन की एक टोपी लगाई हुई होती है जो इससे कनेक्टेड रहती है। और जस्ते का पात्र जो होता है वो ऋणात्मक टर्मिनल का यहाँ पर काम करता है। तो इसमें ये जस्ते का ऋणात्मक टर्मिनल है और ये कार्बन छड़ आपकी धनात्मक है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट द्रव्य रूप में ना होकर लेई के रूप में होता है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट बाहर नहीं छलकता है। क्योंकि देखिए पहले वाले सेल में ये प्रॉब्लम थी, उनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता था वो द्रव्य रूप में होता था, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर छलक जाता था या बाहर डूल जाता था। तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट लेई के रूप में, जैसे गाढ़ा लेई होती है वैसे होता है। और इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन, अमोनियम क्लोराइड के चूर्ण को 10:10:2:1 के अनुपात में मिलाकर लेई को मोटे कपड़े की थैली में भरी हुई होती है, जो विध्रुवक का भी कार्य करती है। तो यहाँ पर जो आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड है और कार्बन है, अमोनियम है और क्लोराइड, इनका ये अनुपात मिलाकर यहाँ पर एक मोटे कपड़े में उनको भर देते हैं, जिससे ये विध्रुवक यानी आपका जो पोलराइजेशन आपका दोष था उसको दूर करने के लिए जो आप मेटेरियल यूज कर रहे हो उसको विध्रुवक बोलते हैं। तो उसका ये काम कर रहा है। इसकी यहाँ पर रासायनिक क्रिया दिखाई हुई है आपको। NH4Cl, यहाँ पर आपका यानी आपका विद्युत अपघट्य है, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। और ये जैसे ही क्रिया करेगा अपने दो घटकों में बट जाएगा। इसका एक घटक आपके कैथोड पे जाएगा और क्रिया करके जिंक क्लोराइड, और वापस इसमें ये 2NH3+H2 यानी आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। दूसरा इसमें एनोड पर जो आपका H2 है वो जाएगा, यहाँ से क्रिया करेगा जो MnO3O3 बनाएगा प्लस H2 यानी पानी यहाँ पर क्रिएट करेगा। तो ये रासायनिक क्रिया इसके अंदर होगी। अनुप्रयोग इसके
इसका उपयोग, इसका विद्युत वाहक बल 1.4 से 1.5 वोल्ट तक होता है। तो इसका वोल्टेज आपके वोल्टेज सेल से थोड़ा अधिक होता है। और इसका उपयोग हम टॉर्च, टेलीफोन, विद्युत घंटी, कैमरों में, दीवार घड़ी, खिलौने, टेप रिकॉर्डर, यानी जितने भी पोर्टेबल आइटम है उसमें करते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट बाहर छलकने की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये आपके